स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नातेदारी, जिसे हम सरल भाषा में या सामान्य भाषा में हमारे आसपास की बोली में रिश्तेदारी कहते हैं। यदि हम समाजशास्त्र की शब्दों में या समाजशास्त्र की भाषा में बात करें तो विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध, कर्तव्य और अधिकार, सत्ता आदि नातेदारी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। मानव समाज के पारिवारिक, वैवाहिक तथा अन्य सभी क्षेत्र नातेदारी के द्वारा ही तय किए जाते हैं। नातेदारी वो संबंध होते हैं जो या तो खून के रिश्ते होते हैं या वैवाहिक रिश्ते होते हैं, जिन्हें हम अपना रिश्तेदार, अपना नज़दीकी मानते हैं, जिन्हें हम अपने बिरादरी का मानते हैं, जिनसे हम एक आपसी पारिवारिक संबंध रखते हैं, जिनसे हम हमारी बहुत सारी बातों को एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमारे बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। यदि हम समाजशास्त्र में नातेदारी की परिभाषा की बात करें तो लेवी स्ट्रास के अनुसार नातेदारी व्यवस्था वंश अथवा रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से निर्मित नहीं होती, जो कि व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक स्थिति का स्वतः विकास नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि नातेदारी व्यक्ति अपनी चेतना से बनाता है। वह जिसे चाहे अपना नातेदार बना सकता है, जिसे चाहे वह छोड़ सकता है। वह किसका नातेदार बनेगा या किसे अपना नातेदार बनाएगा, ये उसके विचारों और उसके सोच पर निर्भर करता है। यदि उसे लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ मुझे अपना संबंध जोड़ना है तो वह विवाह के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उससे संबंध बना सकता है और उसका रिश्तेदार या नातेदार बन सकता है। एक अन्य परिभाषा चार्ल्स विनिक के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि माने हुए एवं रक्त संबंधों पर आधारित हो। अर्थात नातेदारी वो है जो हमारे रक्त संबंध यानी कि जो हमारे खून से जुड़े हुए हैं, जो हमें प्राप्त हो गए हैं। दूसरा माने हुए यानी जिसे हम खुद मनाते हैं, हम मानते हैं, या हम जिनसे संबंध जानबूझकर सोच विचार कर बनाते हैं कि हमें इस व्यक्ति से, इस परिवार से, इनसे हमें संबंध बनाने हैं, जहां हमारी इच्छा, हमारी पसंद, हमारी सोच और हमारे विचार सभी विद्यमान होते हैं। यानी कि नातेदारी के दो हैं, एक ये जो हमें प्रदत्त खून से मिल जाती है, एक वो जिसे हम सोच समझकर विचार कर संबंध बनाते हैं। परिवार में चाचा, ताऊ, भाई, भाभी, देवर, ये सभी नातेदारों की श्रेणी में आते हैं। यदि हम उसकी विशेषताओं को देखना चाहें आगे समझने के लिए, तो नातेदारी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था है। अर्थात समाज स्वीकृति प्रदान करता है कुछ ऐसे संबंध, क्योंकि प्रत्येक समाज के एक नियम होते हैं कि किन से रक्त संबंध हो, किससे संबंध बनाए जाएंगे, किन से संबंध नहीं बनाए जाएंगे, कौन से रक्त संबंधी हैं जिनसे संबंध को निभाना अति आवश्यक है, कौन से व्यक्ति हैं जिनसे सोच विचार कर संबंध बनाया जा सकता है। यानी कि समाज की सोच, समाज के व्यवहार का प्रभाव भी नातेदारी पर पड़ता है। दूसरी उसकी विशेषता है, यह अमूर्त व्यवस्था है जो कि मानव चेतना पर आधारित होती है। यानी कि हम इसकी कोई मूर्ति नहीं बना सकते हैं, इसकी कोई चित्र नहीं बना सकते हैं। जब तक मनुष्य जीवित है वो अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर रखता है, लेकिन यदि मनुष्य खत्म हो जाए तो वह व्यवस्था, वो व्यवहार और वो संबंध भी स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसका कोई मूर्त चित्र नहीं होता, क्योंकि यह मानव चेतना और व्यवहारों की व्यवस्था होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार से संबंध को बनाता है और व्यक्ति के समाप्त होने के साथ ही ये संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। तीसरी व्यवस्था है प्रजनन तथा वंशावलियों के द्वारा निर्धारित और वर्णित की जाती है। यानी कि कुछ संबंध, कुछ रिश्तेदार, कुछ नातेदार जन्म पर आधारित होते हैं, यानी जन्म से ही माता, पिता, दादा, दादी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे रिश्तेदार, नातेदार होते हैं। कुछ वंशावलियाँ चलती हैं, वंश मतलब कि वंश परंपरा, परदादा, दादा, पिता, इस प्रकार की वंश परंपराएं चलती रहती हैं, एक वंश चलता रहता है। उसके आधार पर भी नातेदारी की व्यवस्था होती है। इसमें व्यक्ति की इच्छा निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये विचारों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रक्त का संबंध महत्वपूर्ण पाया जाता है। अगली विशेषता है, यह परिस्थिति तथा भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं। यानी कि एक व्यक्ति को
बहुत सारी भूमिकाएं मिलती हैं। वो एक पिता होता है, एक बेटा होता है, एक पति होता है, और जहाँ वो रोजगार करता है वहाँ का कोई अधिकारी या कर्मचारी होता है। ठीक इसी तरह से कोई महिला अगर है तो वो दादी है, नानी है, माता है, बहन है, भाभी है, पत्नी है, और कहीं पे यदि वो काम करती हैं तो अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका में होती हैं, और उन्हीं पदों के अनुसार उन्हें अपनी भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे पद जो उन्हें माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ के जो पद मिलते हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हें अपने व्यवहारों के अनुरूप भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। और बहुत सारा नातेदार, रिश्तेदार अपनी भूमिकाओं और पदों की वजह से जाने जाते हैं। नातेदारी संबंधों के आधार पर 3 प्रकार से होती हैं। एक है रक्त संबंधी, दूसरा है विवाह संबंधी, और तीसरा है गोद संबंधी। पूर्व में जो अनुसंधान या अध्ययन किए गए थे उसमें गोद संबंध को नहीं माना गया था। बहुत समय बाद गोद संबंध को भी इसमें शामिल किया गया। रक्त संबंधी स्वतः हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वहाँ उसको रक्त संबंधी मिलते हैं। विवाह संबंध सोच विचार कर, इच्छा से, पसंद से, समाज की स्वीकृति से मनाए जाते हैं। गोद संबंध भी व्यक्ति की इच्छा और उसकी मनोकामना या उसकी मन की इच्छा या उसके विचार या उसकी सोच पर आधारित होते हैं। नातेदारी के यदि भेद की हम बात करते हैं तो इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है विवाह संबंधी नातेदारी। नातेदारी में प्रथम प्रकार का संबंध वैवाहिक संबंध है, जो सामाजिक या कानूनी आधार पर मान्य होना चाहिए। इसे विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। इससे संबंधित जैसे कि पति पत्नी को विवाह संबंधी स्वजन कहते हैं। विवाह के द्वारा 2 व्यक्ति तथा 2 परिवार और उनके सदस्यों के परस्पर संबंध में बन जाते हैं, और ये जो संबंध हैं यही नातेदार कहलाते हैं। विवाह द्वारा परस्पर संबंध समस्त संबंधी नातेदारी में विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं। यानी कि जो नातेदारी विवाह पर आधारित होती है वो विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं होता, बल्कि उनके जो संबंध बनते हैं वो 2 परिवारों के बनते हैं। और परिवार इतने बड़े होते हैं कि मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है तो पति या पत्नी के परिवार के माता पिता, उनके बुआ के और रिश्तेदार, उनके और रिश्तेदार, एक लंबी रिश्तेदारी नातेदारी चलती है जो विवाह के ऊपर आधारित होती है। एक ऐसी नातेदारी जिसे व्यक्ति बहुत सोच समझकर बनाता है या बहुत सोच समझकर स्वीकार करता है और वो नए रिश्तों में बनता है। अन्य प्रकार है रक्त संबंधी नातेदारी। इस नातेदारी में ये द्वितीय प्रकार का जो है रक्त संबंध कहलाता है। द्वितीय प्रकार की नातेदारी कहलाती है जो सामाजिक या कानूनी आधार पर मान्य होने चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें मान्यता नहीं मिलेगी तो समाज इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। समाज या कानून अगर इन्हें मान्यता प्राप्त करेगा तो ही ये मान्य होंगे, तभी ये स्वीकार किए जाएंगे, तभी माना जाएगा कि वास्तव में वो नातेदार हैं। इसे रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। इससे संबंधी जैसे पिता, पुत्र आदि को रक्त संबंधी स्वजन कहते हैं। इसमें जन्म संबंधी, रक्त संबंधी व्यक्ति होते हैं। ये जैविक के आधार पर होते हैं, लेकिन इन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर एक विवाह की मान्यता है, यदि किसी से बिना विवाह के यदि बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उस बच्चे को अवैध माना जाता है, उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए समाज के नियमों के आधार पर ही नातेदारी बनाई जाती है। यदि रक्त संबंधी भी हैं तो वह नियमों से संबंध बनने चाहिए, या नियमों का एक आधार होना चाहिए कि पति पत्नी है तो पति पत्नी के द्वारा यदि बच्चा पैदा किया जाता है तो वह मान्य संबंध होगा। अवैध संबंधों को मान्य नहीं माना जाता। इस प्रकार के संबंधियों में पिता, माता, भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ, दादा, मामा, मामी, मौसी आदि आते हैं। एक तीसरे प्रकार का आधार है गोद संबंध। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के कई बार संतान नहीं होती है, या जिन्हें इच्छा होती है कि उनके बेटा है लेकिन बेटी नहीं है तो वो बेटी को गोद ले लेते हैं, या जिनके बेटियां हैं और उनके बेटा नहीं होता तो वो किसी बेटे को गोद ले लेते हैं,
या तीसरी स्थिति बच्चा ही नहीं होता तो उस स्थिति में वे किसी संतान को गोद ले लेते हैं। गोदनामा होने के बाद में वह संबंध वैध कहलाता है और उसे कानूनी मान्यता मिलती है, क्योंकि गोद लेने के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, कानूनी कार्रवाई करनी होती है, बहुत सारे कागजों की प्रक्रिया होती है, कागज़ बनाए जाते हैं, साइन किए जाते हैं, सरकारी आदेशों की पालना करनी पड़ती है, नियमों की पालना करनी पड़ती है। उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात ही जो है उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे को गोद लेते हैं तो वह कानूनी मान्यता प्राप्त होते हैं और वो उनका नातेदार होता है। इस प्रकार से समाज में 3 तरह की नातेदारी होती है, मुख्यतः 2 होती हैं, विवाह और रक्त। यदि हम तीसरे को देखना चाहें तो वो गोद संबंधी होती है। बहुत बार गोद संबंधी को भी रक्त संबंधी में शामिल कर लिया जाता है। तो उस स्थिति में 2 प्रकार की नातेदारी मानी जाती है, विवाह और रक्त, क्योंकि ये माना जाता है कि गोद लेने के बाद संतान उनकी ही मानी जाएगी, यानी कि उनके द्वारा पैदा की हुई वो उनका ही खून है और उन्हीं के द्वारा पाला गया है। और समाज में ये भी माना जाता है कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो उसी तरह से यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो गोद लेने वाला या गोद लिया गई संतान भी रक्त संबंधियों में ही मानी जाती है। जो पैदा की हुई संतान को जो अधिकार मिलते हैं वही गोद ली हुई संतान को भी मिलते हैं। इस प्रकार से अंत में सरल शब्दों में नातेदार वो है जिनके साथ हम रक्त या विवाह के आधार पर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बहुत तरह का व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम अपना नज़दीकी मानते हैं, अपना मानते हैं, अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने परिवार का मानते हैं। उन्हीं रिश्तेदारों को नातेदार कहा जाता है। धन्यवाद।